गुड मॉर्निंग। फ्राइडे, फरवरी ख़त्म और नई शुरू हो गई है मार्च सीरीज़ आज से। तो कल एक्सपायरी थी फेब सीरीज़ की। उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उठापटक होगी, लेकिन फ्लैट बंद हुआ और सारे दिन लगभग फ्लैट ही रहा। निफ्टी भी, सेंसेक्स भी। हालांकि बैंक में थोड़ा सा उठापटक रही, क्योंकि आरबीआई ने थोड़ा अनाउंसमेंट किया था जो बैंक के फेवर में और एनबीएफसीज के फेवर में था, कि उन्होंने जो रेट है उनका लोन देने के लिए 125% से घटाकर रिस्क फैक्टर को 100% कर दिया है। तो यानी कि वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं विद लेस फॉर्मेलिटीज़। तो ये एक पॉजिटिव था, बाकी सब तो नेगेटिव रहा, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। और अब नेगेटिव तो अब आने वाला है। मुझे लगता है कल ट्रम्प साहब ने अपने वादे के हिसाब से मैक्सिको को 25% और कनाडा को 25% टैरिफ के लिए बोल दिया है, जो 4 मार्च से लागू होगा। चाइना का प्रिवेलिंग जो टैरिफ रेट है उसको 10% बढ़ा दिया है, वो 4 मार्च से लागू होगा। अब रेसिप्रोकल रेट्स जो बढ़ने वाले हैं, जिसमें इंडिया का नाम भी है, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूके, ब्राज़ील, बहुत सारे देश हैं जिसमें हमारा, उसमें मैं देख रहा था तो 29% है, ब्राज़ील 28 है, यूके 24 है, यूरोपियन यूनियन का 23% है, इसी तरीके से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लगभग निश्चित सा हो रहा है कि ट्रम्प साहब ये अप्रैल में 2 अप्रैल से हमारे साथ ये टैरिफ जो है रिवाइज्ड चार्ज करना शुरू करेंगे। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि धमकियां हैं, लेकिन अब जो ये लागू हो गया है 4 मार्च से, तो इसका मतलब वो अपनी बात पे एडमेंट हैं, रिजिड हैं, ये होगा। और इसी से, इस सूचना से थोड़ा सा हरियाली रही अमेरिकन मार्केट्स में, क्योंकि उनके तो फेवरेबल बात है। ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है कि जब कंपनियों को ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा तो सेल कम होगी, हमारी कंपनियों की सेल कम होगी तो मुनाफा कम होगा और उनकी कंपनियों की सप्लाई बढ़ेगी। एक और चिंता जताई है उन्होंने, एक केमिकल है फेनेटिल, जो चाइना से आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होती है, लेकिन कनाडा उसको अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। और वो कहते हैं कि जहरीला पदार्थ है जिससे बहुत लोग मर गए हैं। तो शायद वो उस वजह से भी थोड़ा सा नाराज़ है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो एक बात तो ये रही जो हम लोगों के फेवर में नहीं है। दूसरा धमाका मैंने एक बता ही दिया, बैंक और एनबीएफसीज के फेवर में था। और एक और धमाका हुआ, वो धमाका बड़ा अजीब था। अल्ट्राटेक ने बोला कि हम 2026 में शुरू करेंगे केबल्स बनाना, वायर्स नहीं, केबल्स बनाना। तो वायर केबल कंपनियों को झटका लगा, जिसमें बड़ी बड़ी तो पॉलीकैब था, केईआई था और बाकी आरआर काबेल था, इन सबको, हैवेल्स था, सबको बड़ा झटका लगा। बात उन्होंने की केवल 1800 करोड़ रुपए लगाने की, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अल्ट्राटेक के लिए, क्योंकि अल्ट्राटेक चाह रहा है कि 2026 के एंड तक वो केबल का प्रोडक्शन शुरू कर दें। लेकिन 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करने पे 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। आप कहेंगे वो कैसे हो गया? 4.5% तो अल्ट्राटेक गिरा, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। 21 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गिरा केईआई, शेयर होल्डर्स को कितना नुकसान हुआ अंदाज़ा लगा लीजिए। और 18.8% गिरा पॉलीकैब, और बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी जो थोड़ा कम गिरे हैं। आरआर काबेल भी 19% के करीब गिरा है, हैवेल्स वगैरह 6-7% गिरे, और बाकी और भी कंपनियां हैं जो थोड़ा थोड़ा गिरी हैं। तो नुकसान उस 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से लगभग 50,000 करोड़ का हो गया। और शायद ये थोड़ा बहुत आज भी शायद जारी रहेगी, मुझे लगता है। कोई लॉजिक नहीं था। एक 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अभी अनाउंस हुआ है, शुरू अगले साल होगा, कमीशन अगले साल होगा, और एक भारी गिरावट, बड़ा झटका है निवेशकों के लिए। मेरे पास तो कुछ नहीं था उनमें से। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने अल्ट्राटेक थोड़ा सा गिरा, तो मैंने अल्ट्राटेक के शायद 4 और मैंने
पॉलीकैब और केईआई के भी 5-5 रख लिए हैं। मुझे लगा कि काफ़ी गिरावट हुई है और ये गिरावट थम जाएगी, बहुत जल्दी रिकवरी भी होगी, तो ज़्यादा लंबा ना भी रखना हुआ तो बेच दूँगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेन के लिए समझ लीजिए, और अच्छा किया तो लॉन्ग टर्म भी रखा जा सकता है। 1 साल 3 साल देखा जाएगा, बाद की बातें हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी रिकवरी होगी। अगर आज थोड़ा सा और गिरता है तो मैं 5-5 और बढ़ाऊँगा। अल्ट्राटेक में भी देखता हूँ और गिरता है तो। अल्ट्राटेक मेरे पास पहले भी है कम रेट का, लेकिन मैंने ले लिया कि अल्ट्राटेक तो अच्छा है आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे स्टॉक्स की जो हम 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो की, कलेक्शन ऑफ स्टॉक की बात नहीं कर रहा कि हमने पॉपुलर स्टॉक्स को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठे करते रहे बिना प्लानिंग के, बिना एलोकेशन के, और बस एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरे में कम हो गया, तीसरे में बिल्कुल नहीं है, यानी कि बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है। और डाइवर्सिफाइड की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बाद की बात आती है। वो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है, आप समझदार हैं आप। तो आज के जो 10 नाम हैं उनमें सबसे पहले मैंने रिलायंस को रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 10 साल में भी रिलायंस निराश नहीं करेगा। 1200 के रेट पे मिल रहा है, इससे नीचे भी मिल सकता है, जितना नीचे मिले इसको ख़रीदा जा सकता है। और इसका पीई जो है 23 का है, ज़्यादा भी नहीं है, तो 23 के पी पर मिल रहा है, तो रिलायंस को कंसिडर किया जा सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसके पोर्टफोलियो में रिलायंस ना हो, ज़रूर होगा। मुझे याद आ रहा है, शायद वो लेट 80s की बात है, उस वक्त भी हुआ करता था सभी के पोर्टफोलियो में। अब तो बात कुछ और है। उसके बाद तो पता नहीं कितनी जगह कितनी कंपनियां बन गई, और भाई भी अलग अलग हो गए, और सबकी कंपनी आई भी और कुछ चली भी गई है। दूसरा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो, बहुत बेहतरीन प्राइस पे आया हुआ है, 3200 के आसपास चल रहा है। अगर और गिरता है, गिरना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी मुझे लगता है कि गिरावट थोड़ा सा चलेगी, तो ख़रीदने के मौके हैं अगर आपके पास हैं तो। 3200 पे और 32 के ही पी पे चल रहा है, जो स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री पी के हिसाब से बुरा नहीं है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। एक और स्टॉक है उसके बाद अपोलो। हालांकि मैंने ऑटो शेयर्स को और फार्मा शेयर्स को अपने इस 10 के लिस्ट में शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये मानते हुए कि अप्रैल में जो उनकी पॉलिसी पे टैरिफ का नया रेट लागू होगा, तो उन पे कितना असर पड़ता है और कितना लागू होगा कितना नहीं होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था आपको, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज वगैरह का काफ़ी बड़ा इनकम जो है वो अमेरिका से आता है, तो इसलिए मैंने उनको भी दूर रखा है। ऐसे ही मैंने ऑटोज़ को भी दूर रखा है। पता नहीं टेस्ला के आने से किस किस को कितना नुकसान होता है। हालांकि मैंने पिछली बार भी बोला था, मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है वो $35,000 से ऊपर है, जिसमें हमारी देश की ज़्यादातर गाड़ियाँ नहीं आती हैं। BMW, मर्सिडीज़ जो लग्जरी है उनको छोड़ दीजिए, ज़्यादातर नहीं आती है। मिडल रेंज या लोअर रेंज की गाड़ियाँ उसमें नहीं आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क टेस्ला के आने से होगा, लेकिन BYD के आने से ज़रूर फ़र्क होगा। वो मैंने पिछली बार शंका जाहिर की थी। देखना ये है कि क्या होता है, लेकिन मैंने उनको अभी शामिल नहीं किया है। इसके बाद FMCG से मैंने लिया है ब्रिटानिया। बेहतरीन रेट पे चल रहा है, 4750-60 के आसपास चल रहा है। इसको शुरू किया जा सकता है अगर आपके पास नहीं है। अगर और 1-2% गिरता है तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा के हम इसको ले सकते हैं। लो पी है इसका 67 का, 53 का लो पी है, उस पर हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है अल्ट्राटेक, हाई पी पे है 48 के पे, लेकिन भाव इसका 10,400 के आसपास चल रहा है। मैंने 10,350 के करीब एक डुबकी मारी थी, तो उस पर आ गया मेरा 5 शेयर, तो मैंने कल ख़रीदा है। तो मेरे पास पुराना भी है, जैसे कि मैंने बताया दूसरे पोर्टफोलियो में है। इस तरह से कहीं होता है तो मैं अपनी एवरेज ख़राब नहीं करता, अलग वाले पोर्टफोलियो में ही खरीदता हूँ। तो अल्ट्राटेक भी एक अगले 10 साल के लिए अच्छा बैट हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। इसके बाद बैंक में भी मैंने एक लिया है ICICI बैंक को, जो 1220 के आसपास चल रहा है। लो पी पे चल रहा है, 17 का पी है। इसको कंसिडर किया जा सकता है। मैं हमेशा से इसको थोड़ा HDFC से बेटर समझता हूँ, क्योंकि HDFC में पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे विचार से, और परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया आगे खिसक नहीं रही है। मुझे लगता है ICICI बैंक ज़्यादा कर सकता है। हालांकि HDFC भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। एक और डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई भी
खरीदने की राय नहीं है, बाइंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। इसके बाद अगला है हाल का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे भाव पे आ गया है, और भी गिरेगा तो और भी अच्छे भाव पे आएगा। 24 के लो पी पे और 3200 के आसपास चल रहा है। इसको खरीदने की कोशिश की जा सकती है। अगर और गिरता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको खरीदने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। या चीफ मार्शल ने भी नाराज़गी जताई थी जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है लड़ाकू विमानों का, तो लगता है ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़िया करके दिखाएगा। एक और बड़ा अजीब सा शेयर मैंने शामिल किया है, लोगों के लिए अजीब होगा, पावर बैंक। मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मेरे अकाउंट में है, मेरे पोर्टफोलियो में है। बहुत गिर चुका है, बहुत गिर चुका है और लो पी पे आ गया है। 1800 के आसपास इसका भाव है। मुझे लगता है बेहतरीन प्राइस है कंसिडर करने के लिए, बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद एक और विचित्र सा नाम मैंने शामिल किया है जो मेरा 9वां स्टॉक है, अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कर रही है। मैंने शायद 1400-1500 में लिया था 2 साल पहले, ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो मैं थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ, यानी कि फ्री के शेयर मेरे पास पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बेहतरीन करेगी। 2900 के आसपास चल रहा है। अगर इसमें गिरावट आती है 5-10% की तो शुरू किया जा सकता है इसको। इसके बाद एक और मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं, पर पता नहीं क्यों मुझे इसमें जूस नज़र आता है आने वाले 10 सालों के लिए। डीमर्जर भी ड्यू है, मैंने पहले भी बोला हुआ है। सीमेंस 4680 के आसपास चल रहा है। लो पी वाला स्टॉक है और बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, जबकि स्पेशली आप 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस तरीके से ये 10 स्टॉक हैं आज के लिए। बाकी जो मेरी अगली लिस्ट आएगी वो 1 साल के लिए और एक 3 साल के लिए भी मैं एक और लिस्ट तैयार करूँगा ड्यूरिंग वीकेंड। तो मंडे और वेडनेसडे को वो आएगी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट ज़रूर गिर रही है और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं भी लागू कर रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ स्टॉक्स को निकाला है, 6-7 स्टॉक्स को मैंने निकाला है। स्टॉक्स बुरे नहीं थे, लेकिन मैं एक संख्या भी कम करना चाह रहा था और मैं ये चाह रहा था कि इनके कंपैरिजन में बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, तो मैं उनको स्वैप कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जब से मार्केट गिर रही है मैं धीरे धीरे स्वैप कर रहा हूँ। और मैं ये भी सलाह देता हूँ कि ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजी बुरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स अच्छे हैं पर लो परफॉर्मिंग है और आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्वार्टर 2-3 में और 4th में भी आपको लग रहा है अच्छा नहीं करेंगे, तो आप उनको बढ़िया अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक में स्वैप कर सकते हैं, यानी उनको बेच के नीचे ही दाम पे उन कंपनियों को ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई बुरी टेक्निक नहीं होगी। मैं कर रहा हूँ तो आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आपको ठीक लगता है तो आप कीजिए, मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बस बार बार यही निवेदन करता हूँ, पैनिक बिल्कुल ना करें। अगर आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। मैं एक और देख रहा था, कुछ कंपनियों को मैंने देखा है जिसमें से प्रमोटर्स बेच रहे हैं। प्रमोटर्स तो क्या बेच रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग भी गिरती जा रही है। वो भी मेरी लिस्ट तैयार है, मैं शेयर करूँगा। तो लेकिन धीरे धीरे जो आए थे ये बाढ़ में, कोविड की बाढ़ में जो आए थे, धीरे धीरे निवेशक पता नहीं छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, बढ़िया कंपनियों की तरफ जाइए, स्वैप कीजिए अपने घटिया शेयर्स को। बढ़िया वाले बहुत अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप उनको रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।